नहीं, अभी बीटेक उटेक लेंगे। शुरू करें? वो रेडी है, चल रहा है। वो कटिंग हो जाएगा क्या? हाँ, ठीक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपेक्स एजुकेशन एकेडमी में। आज हम लोग ज्योग्राफी के अगले चैप्टर, मतलब इसमें कंबाइन 3 टॉपिक है, पर्वत, पठार और पवने। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उस पर हम लोग आज फुल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे पहले वीडियो, यानी कि हम जो दूसरा वीडियो में जब डिस्कशन कर रहे थे, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका था। तो इसका आंसर तो इजीली आप लोग लगा ही सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 30 मिलियन वर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित ऑप्शन क वलित पर्वत, ऑप्शन ख वायुमंडलीय पर्वत, ऑप्शन ग अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन घ है ब्लॉक पर्वत। तो हम लोग जान लेते हैं वलित पर्वत कहते किसे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। कहने का अर्थ है कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, यह जो है किस टाइप का पर्वत है। कहने का मतलब ये बच्चा है, या अपने युवा अवस्था में है, या अपने आखिरी अवस्था में है। तो इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हिमालय पर्वत ये कैसा है? ये अभी युवा ही हो रहा है, यानी कि अभी अभी यह क्या है, युवा अवस्था में अभी इंटर किया है। बलित पर्वत इसको हम लोग कहेंगे। ज्वालामुखी पर्वत वैसे पर्वत को कहते हैं जिससे क्या होता है, ज्वालामुखी मतलब उसके अंदर से क्या होता है, मैग्मा। पृथ्वी के जो केंद्र में मैग्मा होता है, वह जब बाहर आता है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, तो लावा पड़ जाता है। तो लावा जो जो पहाड़ जो पर्वत लावा फेंके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत। यानी कि जिसमें हमेशा ज्वालामुखी क्या होता है, विस्फोट होता रहता है, उसे हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। तो हिमालय पर्वत में कहीं भी ज्वालामुखी का ऐसा कुछ उदाहरण देखा नहीं गया है, तो इसलिए हम लोग ज्वालामुखी पर्वत इसको नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत वैसे पर्वत को कहते हैं जिससे हमेशा क्या होता है, क्षरण होता रहता है, अपर्दन होता रहता है। तो यह बहुत पुराना पर्वत होता है, ऐसे पर्वत को हम लोग अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत कहते हैं जो धंस जाने से पर्वत का निर्माण होता है, ऐसे पर्वत बहुत पुराने होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बलित पर्वत कहते हैं। तो हमारा हिमालय इसमें से कोई नहीं, हमारा हिमालय क्या है, अभी बच्चा है, अभी क्या हो रहा है, अभी युवा ही हो रहा है। कहने का मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, ये कहाँ पे है। कहने का मतलब कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो पर्वत है माउंट किलिमंजारो, यह अफ्रीका में कहाँ पे है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन क केन्या में, ऑप्शन ख मलावी में, ऑप्शन ग तंजानिया में, ऑप्शन घ जाम्बिया में। तो इसमें से बताना है कहाँ है। तो दोस्तों, यह जो माउंट किलिमंजारो है, यह कहाँ पे है, तो यह तंजानिया में है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ग। क्या हो जाएगा, तंजानिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रांस तथा स्पेन के बीच, दोस्तों ये भी क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरिनीज पर्वत। पेरिनीज पर्वत जो है वह क्या करता है, फ्रांस और स्पेन के बीच में क्या करता है, तो सीमा बनाता है। ठीक है, फ्रांस और स्पेन के बीच में क्या करता है, सीमा बनाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोप में आल्प्स पर्वत, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज, यह किसका उदाहरण है। तो हमने इस पर भी डिस्कशन किया था। हमारा जो सेकेंड वीडियो है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ये जितने भी पर्वत का उदाहरण दिया जा रहा है, ये सभी कैसे पर्वत है, ये सभी अभी जस्ट युवा पर्वत है। कहने का मतलब अभी इसका क्या हो रहा है, अभी विकास ही हो रहा है। तो इसको हम कौन सा पर्वत श्रेणी में रख दें, तो यह हो जाएगा वलित पर्वत में। ठीक है ना, या कौन सा पर्वत हो जाएगा, तो ये वलित पर्वत हो जाएगा।
इसका आंसर हो जाएगा क नंबर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के। माउंट एवरेस्ट डैश में, ये भी क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग निकाल चुके हैं। माउंट एवरेस्ट बोल रहा है, यानी कि ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो यह माउंट एवरेस्ट जो है यह हिमालयन रेंज में आता है। माउंट एवरेस्ट क्या है, हिमालय रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चोटी है, मंसालू है, उसके अलावा अन्नपूर्णा है, गौरी शंकर छू, ये सब कंचनजंगा केटू, ये सभी बहुत सारे क्या है ये सभी ऊंची चोटियां हैं, जिसमें से एक माउंट एवरेस्ट भी आता है। तो यह माउंट एवरेस्ट कहाँ कहाँ पे आ जाता है, तो यह दोस्तों आ जाता है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो यह माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कहाँ है, नेपाल में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है, यानी कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो विश्व में सबसे बड़ी है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन सी कॉकेसस और डी ऑप्शन है अलास्का। इसमें से कौन हो जाएगा। हिमालय बहुत बड़ी है, लेकिन अगर सबसे बड़ी की बात किया जाए तो क्या हो जाता है, एंडीज पर्वत, जो कि दक्षिणी अमेरिका स्थित है। दक्षिणी अमेरिका क्या करता है यह, मतलब एंडीज पर्वत हो जाएगी, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बनाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट ख नंबर पर है, एटलस ग है, पेरिनीज घ है, एपी नाइन्स। तो देखिए दोस्तों, ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है ना, ये राइन नदी के किनारे है, और राइन नदी कहाँ है, तो जर्मनी में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी। है कि जर्मनी में अवस्थित कौन सी पर्वत है, तो ये ब्लैक फॉरेस्ट जो है ना, यह कहाँ है, जर्मनी में है। और इसका नाम ब्लैक पड़ा है क्योंकि यहाँ पर एक विशेष प्रकार का इस पहाड़ पर एक विशेष प्रकार का क्या हो जाता है, मतलब पेड़ उगता है जो शंखाकार होता है, और उसकी लकड़ी क्या होती है, बहुत ही काली होती है और घने भी ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्रकाश आ नहीं पाता है प्रॉपरली, जिस वजह से यह क्या होता है, बहुत ही अंधेरा यहाँ पे दिखता है। जिसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं। मतलब ऐसा इसको वहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो इसको इस नाम से संबोधन करते हैं। एटलस अफ्रीका में आ जाता है, पेरिनीज अभी बताया है स्पेन और फ्रांस का क्या करता है, सीमा बनाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बनाता है। कहने का मतलब है कि पर्वतों के उन प्राकृतिक रचना को, मतलब प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है। जैसे एक पर्वत है, ठीक है ना, वो इस टाइप से है, और इसके बीच क्या होता है, जो रास्ता बनता है, कहने का मतलब इधर से होकर के जो मार्ग जो बनेगा, तो ऐसे आकृति को हम लोग दर्रा कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, शिखर तो कहते हैं जो सबसे ऊंची चोटी होती है, ठीक है ना, जिस श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो शिखर कहते हैं। टिब्बा कहते हैं बालू का जो ढेर होता है, उठा हुआ जो भाग होता है, रेगिस्तानी एरिया में देखते हुए बालू का जैसे ढेर होता है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको टिब्बा कहा जाता है, ठीक है। डिस्कशन हम लोग किए ही थे, जो पहाड़ी, जैसे जो कोई पहाड़ होता है, अगर उस पहाड़ का ऊपर नोकीला ना हो, बल्कि क्या हो, ऊपर एकदम सपाट हो, उठा हुआ एक ऐसा स्थलाकृति जिसका चोटी क्या हो, सपाट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे पठार कहते हैं। और दर्रा किसे कहते हैं, तो दो पहाड़ों के बीच की जो सकरी जगह होती है, जिससे क्या होता है, आवागमन किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, घ हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी सबसे ऊंचा पर्वत है, मतलब कौन से ऊंचा पर्वत, चार ऑप्शन पता लगाना है। तो
इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए, माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन हो गई? माउंट एवरेस्ट। हाइट कितना है? तो इसका हाइट हो गया 8848 मीटर। ठीक है, लगभग मीटर कह सकते हैं। कंचनजंगा इससे थोड़ा छोटा है। इसके अलावा केटू भी है। मतलब नंबर 1 पे क्या है? माउंट एवरेस्ट ही है। और यह कहाँ है? तो यह नेपाल में है। कंचनजंगा, केटू, ये सभी क्या है? काराकोरम, ये सभी इंडिया में है। कंचनजंगा सिक्किम के साइड में है। लोहानसे ये भी हिमालयन रेंज में ही आता है। मैकालू ये भी हिमालयन रेंज में ही है। ठीक है, लेकिन इन सभी में सबसे ऊंची जो है वह कौन है? तो वह है माउंट एवरेस्ट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भूपृष्ठ से परावर्तित अपवर्तक विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका भी डिस्कशन दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ग हो जाएगा। डिस्कशन हम लोग बढ़िया से कर चुके हैं। इसका आंसर क्या हम लोग किए थे? तो ग्रीन हाउस प्रभाव किए थे। सूरज के कारण जो पृथ्वी पर गर्मी बढ़ती है उसे हम लोग सौर तापन कहते हैं। लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है? जो वायु, सूर्य से जो रोशनी, मतलब सूर्य से जो गर्मी आती है धरती पे, मतलब ठीक है ना, मतलब जो गर्मी आता है धरती पे और फिर वायुमंडल के कारण वापस नहीं जा पाता है, तो इसे हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और इसमें CO2 की क्या होती है? भूमिका होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? इसका भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। टाइपराइटर को हुआ सभी क्वेश्चन को एक साथ छाप दिया। खैर कोई बात नहीं है, इससे क्या हुआ? हम लोग का रिवीजन भी हो गया। आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में, सबसे पहले क्या आता है? क्षोभ मंडल आता है। सबसे पहला मंडल क्या है? तो क्षोभ मंडल आता है। उसके बाद क्या आता है? समताप मंडल आता है। उसके बाद कौन सा मंडल आता है? तो ये बीच में है मध्यम मंडल। ठीक है, मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद क्या आता है? तो मध्य मंडल के बाद आ जाता है आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल के कौन सा मंडल आता है? तो इधर आ जाता है बहिर्मंडल। यानी कि सबसे ऊपर में बहिर्मंडल होता है और सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है। दो तो ऐसे ही याद करा दिए थे। और बीच में, चूंकि दोनों के बीच में है मध्य मंडल, तो बीच में है इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं? मध्य मंडल रख देते हैं। और उसके नीचे समताप और उसके ऊपर, मध्य के ऊपर क्या? आयन मंडल। ठीक है ना, तो इस तरह से पांचों मंडल को हम लोग याद रखेंगे। इसका जो हाइट होता है यह 5 से 20 किलोमीटर के बीच में होता है। और 20 से 50 के बीच में क्या होता है? 20 से 50 के बीच में, 20 से 50 किलोमीटर के बीच में क्या होता है? समताप मंडल होता है। समताप मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन मंडल भी कहते हैं। समताप मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन मंडल भी कहते हैं। मध्यम मंडल हो जाता है 50 से 80। ठीक है ना, 80 से 400 हो जाता है आयन मंडल। और आयन मंडल के ऊपर 1000 तक क्या हो जाता है? बहिर्मंडल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग मिला लीजिएगा। वैसे इसका हम ऑप्शन बता सकते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन। ठीक है, इसका आंसर आएगा ग। इसका हम डिस्कशन दोस्तों करा चुके थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, क्योंकि कहने का अर्थ है कि क्षोभ मंडल जो है ना, क्षोभ मंडल सबसे नीचे है कि नहीं? क्षोभ मंडल क्या है? हमारे वायुमंडल की जो 5 परतें हैं उसमें क्या है? सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल। तो कहने का अर्थ है, कोई नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षोभ मंडल जो कि वायुमंडल की सबसे क्या है? निचली परत है, और ये क्या है? तप्त है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, यानी कि सबसे क्या है? गर्म परत है। और यह गर्म है तो क्यों है? तो इसका कारण है कि यह सूर्य के निकटतम है। नहीं, ये गलत है। हमने पहले वीडियो में ही डिस्कशन किया था कि सूर्य से नजदीकी और दूरी के वजह से गर्मी नहीं पड़ता है। जून के मौसम में क्या होता है? सूरज सबसे दूर स्थित होता है।
सूरज का पृथ्वी क्या करता है, क्या करती है, दीर्घवृत्तीय पथ पर परिक्रमा करती है। और जून जुलाई के मौसम में क्या होता है, पृथ्वी यहाँ पे होता है, और जनवरी फरवरी में पृथ्वी यहाँ पे होता है। तो अगर देखा जाए निकट दूरी की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा गर्म तो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग के समय जनवरी के समय में पृथ्वी का स्थिति होता है और क्या होता है, बहुत ठंडा पड़ता है। तो नज़दीकी दूरी की वजह से ठंडा या गर्म नहीं होता है। ठीक, कहता है कि इनमें अवस्थित कण होते हैं, ये भी नहीं है। यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, ये सही है। हमारे जितने भी आसपास की वस्तुएं होती है वे क्या होते हैं, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से जो उष्मा होता है उसको क्या करता है, सोख लेता है और वह गर्म हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को भी क्या होता है, गर्मी लगता है। लेकिन वही हम लोग जब हर 160 मीटर की ऊंचाई पर जाने लगते हैं तो क्या होता है, हमें ठंडा का अनुभूति होने लगता है, यानी कि एहसास होने लगता है। इसमें उष्मा पैदा होता है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे ज्यादा गैस कहाँ पे होते हैं, तो क्षोमंडल में होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा घनत्व भी कहाँ होगा, क्षोमंडल में ही होगा, क्षोमंडल में ही होगा। इस क्वेश्चन का भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, तो इस पर ज्यादा समय देना जरूरी नहीं हमको लगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। ये भी दोस्तों हमने डिस्कशन कर चुका है कि जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, जितने भी घटनाएं होती है पृथ्वी पर, वे सभी कहाँ होते हैं, तो वे सभी क्षोभमंडल में होते हैं। बिजली का तरकना, हवा, धूल, कण, ये सभी कहाँ होता है, तो क्षोभमंडल में ही होता है। समताप मंडल में कुछ नहीं होता है, समताप मंडल में क्या होता है, एकदम शांत होता है। तो ये होगा नहीं, आयन मंडल ये भी नहीं होगा, समताप मंडल भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या है, ए पर है क्षोभ मंडल, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाया जाएगा, देखिए ओजोन परत का ही दूसरा नाम क्या है, ओजोन परत का ही दूसरा नाम क्या है, समताप मंडल। तो इसका आंसर ग हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब पर ज़्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब गलत है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो आंसर को आप लोग मतलब यूं आप क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। कहने का मतलब हमारे वायुमंडल में जो 5 परतें हैं उसमें से कौन सा परत है जो सूर्य से आने वाले मतलब सूर्य से आने वाले पराबैंगनी जो किरण होती है, जो कि क्या होता है, हानिकारक होता है, जिसे सोख लेता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए ओजोन मंडल क्या करता है, सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरण को सोख लेता है। और पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य तथा जीव जंतुओं में क्या होता है, स्किन कैंसर हो जाता है। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं क्लोरोफ्लोरो गैस के कारण क्या होता है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है। इस तरह से हम लोग कुछ बचपन से ही पढ़ते आए हैं, तो इसका बेनिफिट हम लोग को यहाँ पे मिलते हुए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सी है। कहने का मतलब कि रेडियो तरंगे जो है वह कहाँ पे घूमता है, 5 मंडल में। छो मंडल में क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या है बहुत पढ़ चुके हैं। समताप मंडल में ओजोन लेयर है, इसमें वायुयान चलती है। बाह्य मंडल क्या है, ये सबसे ऊपरी परत है। लेकिन उससे नीचे जो आता है आयन मंडल, उसमें क्या होता है, सैटेलाइट वगैरह छोड़ा जाता है। यहीं से क्या होता है, पृथ्वी का मौसम वगैरह का ध्यान रखा जाता है, मतलब मौसम वगैरह की जानकारी दी जाती है। इसमें 2 होता है, एक होता है GSLV और एक होता है PSLV। तो GSLV है वो बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ता है। PSLV क्या है, ये पोलर सैटेलाइट, मतलब ये ध्रुवों की तरफ से क्या करता है, घूमता है। तो आयन मंडल में अगर, चूंकि हमको ये टॉपिक छेड़ना ही नहीं चाहिए अगर, लेकिन इसको हम छेड़ दिए तो थोड़ा सा इस पर हम क्लियर कर देते हैं। PSLV हमारे पृथ्वी का जो है ना 2 तरह से सैटेलाइट चक्कर लगाता है। एक होता है GSLV जो बहुत ऊंचाई, लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी का विषुवतीय चक्कर लगाता है, विषुवत रेखा के साथ साथ। ठीक है,
और दूसरा होता है ध्रुवीय सैटेलाइट, जो पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है और पृथ्वी पर जितने भी हलचल होते हैं, जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होते हैं, उसका पता लगाता है। तो इसको पीएसएलवी कहता है। इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक कंप्लीट अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी हटाते हैं। आयन मंडल में सिर्फ क्या होता है, आयन मंडल में जितने भी सैटेलाइट होते हैं जिससे हमारा रेडियो, टीवी, सीडी का सिग्नल मिलता है, वो सभी घटनाएं कहाँ होती है, तो आयन मंडल में होती है। यानी कि रेडियो तरंगे जो है, यह कहाँ से हम लोग को मिलता है, तो आयन मंडल से होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हवाई जहाज प्रायः डैश में उड़ते हैं। क्वेश्चन है कि हवाई जहाज जो है यह कहाँ उड़ता है, प्रायः यह समताप मंडल में उड़ता है। समताप मंडल में क्यों उड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हवा का दबाव, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत कम होता है, न के बराबर होता है, हवा का घर्षण कम होता है, इसलिए वायुयान का जो ईंधन होता है वो कम से कम खपत होता है। क्षोभ मंडल में बहुत सारी जमीनी घटनाएं होती रहती है, वायुमंडल में धूलकण, आंधी तूफान, जिससे क्या होता है, वायुयान को दिक्कत होता है। मध्य मंडल तो समताप मंडल के बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, बाह्य मंडल तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया। जितने भी वायुयाने हैं वो सब कहाँ उड़ते हैं, तो समताप मंडल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के कौन से सबसे दूर वातावरणीय परत को, पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। यानी कि पृथ्वी से जो सबसे दूर वातावरणीय परत है, यानी कि मतलब हमारे वायुमंडल में जो 5 परतें हैं, उसमें सबसे नीचे है क्षोभ मंडल और सबसे ऊपर है बहिर्मंडल। तो कहता है सबसे दूर जो मंडल है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग बाह्य मंडल कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बहिर्मंडल कहते हैं या बाह्य मंडल कहते हैं। और सबसे नीचे वाला को क्षोभ मंडल कहते हैं, बीच वाला को समताप मंडल कहते हैं। ये समताप और आयन दोनों एक ही होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सतह से सबसे दूरी वायुमंडलीय परत, तो वही क्वेश्चन है, बहिर्मंडल हो गया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना जाता है। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है ना, ये लगभग 10 या 11 में ही ये क्वेश्चन को पूछा गया था, किसी पीसीएस के एग्जाम में ही यह क्वेश्चन आया है। और उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2009 जो था ना, देखिए अगर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा कि पूरे इतिहास में 5 सबसे गर्म वर्ष की अगर आप चर्चा अगर खोजना चाहिएगा, तो आपको मिलेगा 2006, 2008, 2009, 2016 और 2023, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जिस समय आया था उस समय के हिसाब से 2009 था, लेकिन बाय द वे अगर यही क्वेश्चन आता है तो हम लोग का आंसर 2009 थोड़ी ना रहने वाला है। अभी अगर देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष की अगर बात किया जाए तो वह वर्ष था 2016। 2016 का जो वर्ष था ना, उसको भारत मतलब पूरे वर्ल्ड के इतिहास में सबसे अधिक गर्म माप है। तो इसका आंसर तो देखा जाए तो 9 होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से याद रखते हैं। 2016 एक वर्ष था जिसमें क्या था, सबसे अधिक गर्म वर्ष के रूप में इसको माना जाता है। तो इसका आंसर हम लोग अलग से याद रखेंगे 2016। इस सवाल मतलब इस सवाल के मुताबिक तो 2009 ही होगा, लेकिन ये तो डाटा बहुत पुराना हो गया है ना। अभी अगर वर्तमान की बात 2016 क्या हो जाएगा, सबसे गर्म वर्ष हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है। देखिए ओजोन परत जो है, देखिए हमारा क्षोभ मंडल आता है, ठीक है ना, और क्षोभ मंडल के बाद जस्ट क्या आता है, ओजोन मंडल आ जाता है, ठीक है। क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल आ जाता है, तो ओजोन मंडल आ जाता है। क्षोभ मंडल की मोटाई हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये हम लोग का पृथ्वी है, तो ये है क्षोभ मंडल। अगर हम इसको बात कर ले तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो इसकी ऊंचाई हो जाती है 5 से 20
किलोमीटर ऑन एवरेज। अगर एवरेज की बात किया जाए तो 15 किलोमीटर हो जाएगा एवरेज ऊंचाई सभी जगह पे, ठीक है। और इसके बाद ओजोन, ओजोन यह 20 से 50 किलोमीटर के बीच में माना जाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है। तो अगर हम लोग पृथ्वी से ऊंचाई को देखें तो 20 से ये स्टार्ट हो जाता है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर 20 बन जाएगा। अगर बात करें कि कितनी ऊंचाई तक है ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है, मैक्सिमम की अगर बात करें तो 50 हो जाएगा। तो दोस्तों क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर आप खुद इसका आंसर एक बार अपने से निकाल कर और व्हाट्सएप में जहाँ पर यह क्वेश्चन को मतलब इस वीडियो को डाला जाएगा वहाँ पर आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि आप लोगों ने क्या इसका आंसर माना है, ठीक है। यह क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो 200 तो होगा नहीं, 200 और 300 ये सब बहुत ऊपर चला गया, ठीक है ना। ऑप्शन है 50 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में कर दीजिएगा ताकि हम भी देखें कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखते हैं नहीं। देखिए क्वेश्चन का आंसर सिर्फ पढ़ देना, हम ये काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं, तो हम पूरे क्वेश्चन का फुल क्या कर रहे हैं, मतलब उसका पूरा डिटेल्स में हम इसका क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो डिस्कशन करने से फायदा एक ये है कि आपका दिमाग क्या होगा, उसमें भी थोड़ा सा बढ़ोतरी होगा, डेवलपमेंट होगा। इससे ये होगा कि अगर आप रटे होंगे ना तो उससे आप सिर्फ एक क्वेश्चन बना पाएंगे। और हो सकता है कि अगर डाटा बदल गया तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। लेकिन यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तब क्या होगा, देखिए कॉन्सेप्ट से ये होगा कि अगर वो क्वेश्चन आया है जिसको आप कभी पढ़े ही नहीं है लेकिन आप और सभी क्वेश्चन को जानते हैं, तो उससे आप अपना अक्ल बुद्धि दिमाग लगा करके उसका सही आंसर भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप इसका क्या आंसर लगाते हैं। वैसे कल के वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका सही आंसर बता देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? जेट धाराएं यानी कि जेट जो होता है ना वायुयान, इसको चलने के लिए सबसे अनुकूलित जगह कौन सा होता है उसके बारे में इसमें पूछा जा रहा है। तो कौन से मंडल में जेट धाराएं चलती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल में, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि क्षोभ मंडल में क्या होता है, क्षोभ मंडल में आकाशीय घटना के वजह से यानी कि मौसम बराबर परिवर्तित होता रहता है। मौसम परिवर्तन हमेशा क्षोभ मंडल में होता रहता है। कहीं पर टेम्परेचर कम, कहीं पर अधिक, कहीं पर वर्षा, कहीं पर बिजली तूफान, कहीं पर आंधी। इसके वजह से क्षोभ मंडल में बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिस्टर्बनेस होता रहता है। इसलिए वायुयान जब भी टेक ऑफ करता है वो तुरंत कहाँ चली जाती है, तो ओजोन मंडल में यानी कि समताप मंडल में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। पछुआ हवा होती है, व्यापारिक पवनें होती है, मानसून पवनें होते हैं या समुद्री पवनें होती है। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन जो है इसका अगर हम चाहे तो आंसर भी टिक करके चले जाएंगे लेकिन इससे कोई फायदा होगा नहीं, कि हमने पहले बताया है कि हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन पर क्या करेंगे, तो फुल डिस्कशन करेंगे कि इसका अगर कोई आंसर हम बता रहे हैं तो इसका आंसर क्यों बता रहे हैं, वही क्यों होगा, ताकि आपको ये नहीं लगे कि हम भी क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर पढ़ के आते हैं और पढ़ देते हैं कि चलिए एक का ए बी का दो। अगर हमको इतना करना रहे तो क्या करेंगे, मतलब इतना हम क्यों करेंगे, इतना तो आप भी कर सकते हैं। बाजार से कहीं से भी एक बुक लीजिए और उसका क्या कीजिए, आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देखिए और उसको टिक लगाते जाइए। तो ऐसा तो हम लोग यहाँ पे कर नहीं रहे, हम लोग के पास समय भी बहुत कम है। और सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाने का मेन रीजन ये है कि हम लोग को पता चल पाए कि हम लोग जिस दिशा में जा रहे हैं वो सही है। देखिए एक अमेरिका के बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। वो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनका कहना था कि यदि हमको किसी वृक्ष को काटने की अगर काम को सौंपा जाएगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमको 4 घंटा में अगर उस पेड़ को क्या करना हो, काटना हो, तो हम 3 घंटा क्या करेंगे, कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाएंगे। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा था आप ही समझे।
क्योंकि देखिए आप लोग उस स्टेज में हैं, हम जानते हैं आप सभी लोग क्या है शिक्षक है और 1-2% स्टूडेंट होंगे, कुछ लोग वो भी देख सकते हैं और भी लोग देख सकते हैं क्या। तो आप लोग भली भांति समझ गए होंगे उन्होंने क्यों इस बात को कहा। कहने का अर्थ है कि हम लोग का जो यह सिलेबस है ना बहुत बड़ा है, और अगर इसका हम लोग अगर फुल फाउंडेशन की जैसे अगर करें तो एक साल में तो बहुत कम पड़ जाएगा। एक साल हम लोग को कम से कम 2 साल पूरा फाउंडेशन पर टोटल विषय को एक एक चैप्टर को टच करने में हम लोग को लगाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन से यह मतलब पता करने का कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। तो एक बार हम लोग सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड जैसे कि अभी हम ज्योग्राफी पर डिस्कशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो इसके बाद जब सभी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद में देखेंगे कि जितने भी टॉपिक है, जैसे कि ये पवन चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो पवन के बारे में पूरा फुल हम लोग क्या करेंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में फिर आप लोग का स्टेज ऐसा आ जाएगा कि आप लोग क्वेश्चन को देखते जो है ना आंसर टिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम अभी फिलहाल बता देते हैं, लेकिन यह क्लास लगभग बहुत लंबा होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में क्या करें इस क्वेश्चन को हम बता दें। क्वेश्चन है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। तो देखिए देखिए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना, स्किप मत कीजिएगा। मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हो गया विषुवत रेखा, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या विषुवत रेखा, ठीक है ना। देखिए विषुवत रेखा के 10 डिग्री ऊपर, ठीक है, और 10 डिग्री नीचे विषुवत रेखा के, ये क्या है विषुवत रेखा, इसके 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे क्या है, इसको हम क्या कहते हैं विषुवतीय क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर गर्मी बहुत अधिक होता है, आपको पता है ज़्यादा गर्मी होने की वजह से क्या होता है हवाएं हल्की हो जाती है, और हल्की होने की वजह से क्या होता है हवा ऊपर उठ जाता है। जैसे में अगर मान लीजिए दिन भर बहुत गर्मी है, ठीक है, अगर दिन भर बहुत गर्मी है तो क्या होता है शाम के समय आंधी आंधी आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि गर्मी के कारण हवाएं क्या होती है गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ जाती है, और ऊपर जब उठ जाएगी सारी हवाएं तो नीचे का दाब क्या हो जाएगा, मतलब दाब बहुत कम हो जाएगा और जगह खाली हो जाएगा। तो इस खाली जगह को भरने के लिए क्या होगा, जो आसपास की हवाएं हैं अगल बगल की इधर की जो हवाएं हैं, ठीक है ना, इस खाली स्थान को भरने के लिए क्या करेगा तेजी से पहुंचेगा, ठीक है ना, क्या करेगा तेजी से पहुंचेगा। अच्छा, जब इस खाली जगह को तेजी से भरने के लिए जब हवाएं यहाँ पर दौड़ेगी चारों तरफ से, तब क्या होगा, तब आंधी आएगा तूफान आएगा, ठीक है ना। तो आंधी तूफान आने का अगर मतलब आंधी तूफान आने का मेन रीजन क्या है, वही है जैसे मैं आज सुबह में बहुत जोरों से आंधी आई थी, लेकिन हम लोग देखे थे रात में क्या था बहुत अधिक गर्म था। तो सुबह होते होते बाहर से जितने भी अगल बगल की ठंडी हवाएं थी वो क्या हो गया दौड़ करके चली आई, और सुबह में क्या हो गया बहुत भयंकर आंधी आज हम लोग को देखने को मिला है, ठीक है ना। तो यही होता है मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ठंडी हवाएं क्या करती है गर्म हवाएं जो गर्म होकर के उठ जाता है उसका स्थान लेने के लिए क्या होता है ठंडी हवाएं आसपास से दौड़ी चली जाती है, ठीक है। तो इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ज्योग्राफी के भाषा में डोलड्रम क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं डोलड्रम, यानी कि विषुवत रेखा से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे के बीच के जो एरिया होता है उसे हम लोग डोलड्रम कहते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखते जाइए, क्योंकि इसको समझाने के लिए हमको इसको समझाना पड़ेगा, नहीं तो कहिएगा तो सीधा हम इसका आंसर फेंक के चले आएंगे। लेकिन आंसर जो बताएंगे उसको कहिएगा आप लोग गलत। आप लोग यूट्यूब पर अगर गूगल पे सर्च कीजिएगा तो वहां पर आपको बताएगा व्यापारिक पवन, लेकिन हम इसको देखें, हम अपने कंसेप्ट से इसको हम देखें, हमको लगा है कि व्यापारिक पवन गलत होगा, क्योंकि व्यापारिक पवन क्या है 30 डिग्री से व्यापारिक पवन कहाँ चलता है, तो 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, जैसे में यह हो गया ध्रुव, यहाँ पे क्या हो गया ध्रुव, ये हो गया नीचे दक्षिणी ध्रुव और इधर हो गया उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना। और इस जगह को यानी कि यहाँ से ऊपर जाइएगा तो 30 डिग्री ऊपर और यहाँ से नीचे 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, इसके बीच में जो हवाएं चलती है इस
जगह को हम लोग क्या कहते हैं, इस जगह को हम लोग मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इस बीच वाली जो हवाएं हैं, इस बीच में जो हवाएं बहती है उससे हम लोग कौन सी हवाएं कहते हैं, तो उसे हम लोग व्यापारिक पवने कहते हैं। उसे हम लोग व्यापारिक पवने कहते हैं। ठीक है, देखिए वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, ये सब वायु है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वायु कहते हैं। हम लोग का प्राण वायु क्या है, ऑक्सीजन है। हम लोग हवा थोड़े लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं, वायु लेते हैं सांस के रूप में। तो वायु क्या है, एक गैस है, ठीक है। और ये बहुत सारे गैसें जब मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, उसे हम लोग पवन कहते हैं। ठीक है, जब वायु, जब बहुत सारी वायु क्या होता है, गैसें जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसे हम लोग पवन कहते हैं। और यह पवन जब धीरे धीरे चलेगा तब इसे हम क्या कहेंगे, तो समीर कहेंगे। जब पवन धीरे धीरे चले, मंद मंद चले, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग समीर कहते हैं। और यह समीर जब बहुत तेज चलने लगे तो इसे हम क्या कहेंगे, तब इसे हम लोग तूफान कहेंगे। ठीक है ना। तो ये जो पवने हैं, ठीक है ना, यानी कि ये जो हवाएं हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस बीच वाला को व्यापारिक पवने क्या कहेंगे। इस बीच वाला जो एरिया था इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यापारिक पवने। तो हम लोग को पता है यहाँ पे सूरज बहुत ज्यादा क्या करेगा, गर्मी उत्पन्न करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, सूरज का सीधा रोशनी यहाँ पर पड़ेगा और इससे क्या होगा, यहाँ पे गर्मी हो जाएगा। यहाँ के इस बीच में जितने भी देश होंगे और उस देश में जितने भी लोग होंगे वे सब कैसे होंगे, वे सब काले होंगे। कैसे होंगे, तो काले होंगे। यानी कि अत्यधिक गर्मी के कारण यहाँ पर धूप बहुत तेज पड़ेगा, गर्मी ज़्यादा लगेगा। इससे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ की लोग, यहाँ की जो आदमी होगा वो क्या होगा, करिया होगा। करिया मतलब मंगरैला टाइप का होगा। ठीक है ना। युगांडा, तंजानिया, अफ्रीका, नाइजीरिया, ये सभी यहीं पे है। ठीक है ना, केनिया वगैरह ये सब। ठीक है ना। तो यहाँ के हवाएं गर्म होके क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। जब ऊपर उठ जाएगा तो इधर से हवाएं, इधर ठंडी हवाएं है, ये हवाएं इस जगह को लेने के लिए क्या होगा, इधर आएगी। तो हवाएं इधर से क्या होगी, इधर की तरफ आएगी। इस हवा को हम लोग क्या कहेंगे, तो व्यापारिक पवने कहेंगे। और 30 डिग्री के ऊपर इधर क्या चलता है, और 60 डिग्री के बीच में, ध्यान दीजिएगा, 30 डिग्री से ऊपर और 60 डिग्री के बीच में, नीचे भी सेम, 30 डिग्री के ऊपर और 60 डिग्री के बीच में चलता है पछुआ हवा। पछुआ पवने चलते हैं। ठीक है ना। 30 डिग्री से ऊपर और 60 डिग्री के बीच में क्या चलता है, तो पछुआ पवन चलता है। अब इसका दिशा भी होता है, ये दिशा भी हम बताएंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर पूरा बताएंगे तो बड़ी लंबा क्लास हो जाएगा। फिलहाल आप लोग क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवने। अब देखिए भूमध्य सागर है कहाँ, तो भूमध्य सागर यूरोप का क्या है, यूरोप के बीच में एक समुद्र है। ठीक है ना। मतलब चारों तरफ से यूरोपीय कंट्री है और नीचे से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी देश है वो सभी है। मतलब यहाँ पर एक समुद्र है जो यूरोप, जो क्या है, यहाँ पर है, जो पूरे यूरोप से घिरा हुआ है और नीचे से अफ्रीका से घिरा हुआ है, जिसे हम लोग भूमध्य सागर कहते हैं। और यह सागर को आप मैप पर देखिएगा तो आपको 35 डिग्री से 40 डिग्री, ठीक है ना, अक्षांश में आपको वह मिलेगा। ठीक है ना। 35 से 40 डिग्री इस वाला लाइन में देखिएगा ना, तो वो आपको 35 से 40 डिग्री या 30 से 40 के बीच में आपको वो मिलेगा। अब बताइए यहाँ पर कौन सी हवा चलेगी, यहाँ पर पछुआ हवा चलेगा क्या, यहाँ और यहाँ, क्योंकि 30 से 60 के बीच में क्या चलता है, पछुआ हवा चलता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर कौन सी हवाएं चलेगी, तो पछुआ हवा चलेगी। तो सवाल था भूमध्य सागर की ओर, यानी कि इसके तरफ जो हवाएं चलेगी, इस बीच में जो भी हवा चलेगा भूमध्य सागर की ओर जो हवाएं चलेगी वो इस बीच में आ रहा है ना। और यह 30 से 60 है और 30 के 60 के बीच वाला क्या कहलाएगा, पछुआ कहलाएगा क्या। अब बताइए हम लोग इसको क्या आंसर दें। आप लोग गूगल पे जाके देखिएगा, आपको व्यापारिक पवन मिलेगा, लेकिन यह आंसर गलत होगा। पछुआ क्यों होगा, हम फुल प्रूफ के साथ आपको बता दिए हैं। ठीक है ना। इसका क्लास हम लोग एक बार बढ़िया से कर लेंगे। पवन से संबंधित जितने भी उलझाने होंगे उस सबको हम लोग क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पछुआ पवन हो जाएगा। ठीक है। इसको एक बार और समझा दे।
बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए शॉर्टकट में ये हो गया विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे क्या चलता है? यह डोल ड्रम है, ठीक है ना। इस बीच के जो एरिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? डोल ड्रम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हवा एकदम एकदम नॉर्मल चलता है, कोई नहीं है। और इससे 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी, इसके बीच में जो हवाएं चलती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग व्यापारिक पवने कहते हैं। और 30 डिग्री हो गया ना, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, और 30 के बाद नीचे 60 डिग्री पर, 60 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण, यहाँ पे क्या चलता है? तो यहाँ पर चलता है पछुआ। और बताया गया है कि भूमध्य सागर कहाँ पे, मतलब भूमध्य सागर की ओर बहने वाली, तो भूमध्य सागर तो यहाँ पर है, और यहाँ पे कौन सी हवाएं बहेगी? तो यहाँ पे तो पछुआ हवा। क्या व्यापारिक नहीं ना होगा? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? देखिए क्वेश्चन है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? चलिए ये क्वेश्चन, अब आप देखिए इस तरह के अगर 10 क्वेश्चन मिल जाए ना आपको सेट में, तो आप सोचिएगा कि इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं, समझ में आएगा नहीं, पता नहीं कहाँ से पछुआ चलता है कहाँ से पूर्वा चलता है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद देखिए दीजिएगा। ये हो गया डोलड्रम, ठीक है। डोलड्रम से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, इस दोनों के बीच में कौन सी हवाएं चलेगी? व्यापारिक चलेगी। 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे कौन सी हवाएं चलेगी? व्यापारिक। और उसके ऊपर 30 से 60 के बीच में पछुआ। लेकिन सवाल पूछ रहा है व्यापारिक पवनें कहाँ चलेगी, तो व्यापारिक पवने के लिए तो यही है ना, 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, तो बीच में कौन सी हवाएं चलेगी? व्यापारिक, ठीक है। अब देखिए व्यापारिक हवाएं कहाँ चलती है, कहाँ से चलती है? क्वेश्चन है व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? विषुवतीय निम्न दाब से। ये हो गया विषुवतीय, ये इस जगह को हम क्या कहेंगे? विषुवतीय निम्न दाब की पेटी कहेंगे, ठीक है ना। इस जगह को हम लोग क्या कहेंगे? विषुवतीय निम्न दाब की पेटी, ठीक है। क्वेश्चन है कि व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? ऑप्शन ए हो गया विषुवतीय निम्न दाब की पेटी। ध्रुवीय उच्च दाब से, देखिए यहाँ पे हो गया ध्रुव, ठीक है ना, यहाँ पे हो गया ध्रुव, और यहाँ पर ठंडा ज्यादा होता है, और ठंडा ज्यादा होता है तो यहाँ पर तो उच्च दाब हो गया ना, तो यहाँ से हवा चलेगा नहीं? देखिए यहाँ से हवा जो है ना वो यहीं तक चलता है, यहाँ से हवा यहीं तक चलता है, ठीक है ना। उपोष्ण हो गया ये, ठीक है ना, ये वाला एरिया हो गया उपोष्ण। और ये हो गया व्यापारिक, और ये व्यापारिक के बाद क्या होता है जानते हैं? व्यापारिक के इस बीच में हो गया पछुआ, ठीक है ना। तो हवा तो यहीं से चलता है ना, हवा तो यहीं से चलता है, किसके बीच में? तो विषुवतीय निम्न दाब से ही चलता है हवा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक हवा चलती है जिसका नाम है चिनूक, ठीक है। हवाएं बहुत सारे हैं, देखिए चिनूक क्या है? एक गर्म हवा है। चिनूक, शामल, लू, हरमंटन, बिल्ली बिल्ली, ये सभी क्या है? गर्म हवाएं हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर जो हवाएं चलती है, लू कहाँ चलता है? तो लू भारत में चलता है, ठीक है। लेकिन सवाल है चिनूक के बारे में, ये चिनूक हवाओं का प्रभाव क्या होता है? तो चिनूक हवा तो गर्म होती है, गर्म हवा है। ये चिनूक हवाएं, कहने का मतलब है कि ये कनाडा में एक बहुत बड़ा घास का मैदान है, प्रियरी घास का मैदान, ठीक। तो कनाडा में चूंकि यह उत्तरी ध्रुव के पास आ जाता है और यहाँ पर ठंडा पड़ता है, तो ठंडा की वजह से ये जो प्रेरी घास का मैदान है वो क्या होता है? बर्फ से ऊपर से क्या हो जाता है? ढक जाता है, चारों तरफ से बर्फ के चादर से क्या हो जाता है? तो ढक जाता है। लेकिन चिनूक हवाएं जब चलती है तो उस हवाओं को उस हवाओं की वजह से क्या होता है? वो बर्फ का चादर क्या होता है? पिघलने लगता है, और भीतर से मुलायम मुलायम घास निकलता है, और उस घास को चर के वहाँ की गायें क्या है? एकदम हष्ट पुष्ट होती है और बहुत मात्रा में दूध देती है, इसीलिए कनाडा जो है दूध बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है।
कनाडा दूध के मामले में बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा निर्यात करता है वो। तो ये चिनूक हवाएं होती कैसी है, तो गर्म होती है। अच्छा, इस चिनूक हवा का एक और नाम है हिमभक्षक, ठीक है ना। अच्छा, कनाडा में जो क्या कहते हैं, अंगूर जो होता है ना, अंगूर को पकाने में, अमेरिका में और कनाडा में जो अंगूर की खेती होती है, तो उस अंगूर को पकाने में भी इस हवा का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। तो मेनली हम लोग समझ गए कि यह हवा होता कैसा है, तो गर्म होता है। अब सुनिए इसका ऑप्शन पढ़िए। जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। अब देखिए, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। देखिए, तापमान जब बढ़ेगा तब क्या होगा, तापमान अगर बढ़ेगा तो गर्म लगेगा। क्या लगेगा, गर्म। और तापमान जब कमेगा तब क्या लगेगा, तापमान कमेगा तो ठंडा लगेगा। तापमान बढ़ने पर क्या होता है, गर्मी लगती है। तापमान घटने पर ठंडी लगती है। नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए हम लोग का अभी टेम्परेचर होगा 28-27 होगा अभी, क्या अगर इससे ऊपर जाएगा 35, 36, 40, 50, 60, क्या होगा, तापमान बढ़ता चला जाएगा। 50 डिग्री से ऊपर आदमी नॉर्मली झेल नहीं पाएगा, क्या। तो तापमान बढ़ने से क्या होगा, गर्मी होगा। और तापमान अगर 25 से नीचे जाएगा, 24, 23, 22, 15, तो हम लोग को ठंडा लगने लगेगा। जैकेट वगैरह क्या करेंगे, हम लोग पहन लेंगे। 10, 5 आएगा तो एकदम पुआर उवार तापना पड़ेगा, क्या। तो ये वाला स्थिति हो जाएगा। तो यह हवा तो चूंकि गर्म होती है, तो जाड़े का तापमान बढ़ जाएगा, यानी कि तापमान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, गर्मी लगने लगेगा, क्या। तो ये तो आंसर हमको सही सही लग रहा है। देखते हैं अगला ऑप्शन। गर्मी का तापमान कम हो जाएगा। अब गर्मी है, अब तापमान कम होगा, तो तापमान कम होगा तो ठंडा लगने लगेगा। तो ये ऑप्शन होगा नहीं, समताप होगा नहीं। जब हवा गर्म है तो कुछ ना कुछ तो करेगा, हवाओं का रुख बदलेगा, ये नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, जाड़े का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समुद्री समीर बहती है। देखिए, जिसका नाम लेके बोले हम लोग उसको क्या करना है, मेन में रखना है। जिसका नाम लेके बोले, देखिए समीर बहुत प्रकार की होती है। समुद्री समीर, समीर स्थलीय समीर, पर्वतीय समीर, घाटीय समीर। तो जिसका नाम लेके समीर को बोले मतलब हवा वहीं से चलना शुरू होता है। अब इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें तो हम ये बात बता ही दिए हैं कि हवा चलती किधर से किधर है। कहने का मतलब है कि अगर गर्मी हो तब क्या होता है, वहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ जाता है। जब ऊपर उठ जाएगा तो उस जगह को भरने के लिए क्या होगा, दूसरे जगह से जहाँ पे ठंडा होगा वहां से हवाएं आएगा। ठीक है ना, तो कंसेप्ट तो क्लियर है। अब देखिए, समुद्री समीर बहती है, तो समुद्री समीर अगर बहेगी तो जहाँ पे गर्मी ज्यादा होगा उधर ही बहेगा ना। चलिए इसको एक हम लोग अम, देखिए यहाँ पे पेड़ पौधा हम बना दिए हैं, ये हो गया स्थल। ठीक है ना, ये समुद्र बना दिया। अभी देखिए, कहता है कि समुद्री समीर यह बहती है, यानी कि हवा इधर से इधर बहेगी। कब, दिन में या रात में। देखा जाए तो दिन में क्या होगा, उधर से बंद, दिन में क्या होगा, तो ये स्थल जो है वह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा गर्म, क्या। और समुद्र का पानी तो रहेगा ठंडा ही ना, समुद्र का पानी ठंडा रहेगा। समुद्र का पानी जब ठंडा रहेगा और स्थल गर्म होगा तो क्या होगा, स्थल की जो हवाएं है वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी। और जब यह हवाएं स्थल पर का गर्म होकर के ऊपर उठेगी तो ठंडी हवाएं यानी कि समुद्र की हवाएं कहाँ चली जाएगी, इस खाली स्थान को भरने के लिए, यानी कि समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है ना। अब ऐसा कब होगा, तो ऐसा तो दिन में ही संभव है ना, क्योंकि क्या हो जाएगा, सूरज की गर्मी के कारण एकदम हीट हो जाएगा। तो ऐसा कब होगा, दिन में होगा। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्थलीय समीर कब बहेगी। तो इसका भी कंसेप्ट क्या है, एकदम सिंपल है। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 3 आदमी का मैं नाम लेता हूं यहाँ पे।
एलोन मस्क, अपना मोटा भाई यानी कि अंबानी, और एक और है SRK यानी कि शाहरुख खान। अब आपको बताना है कि इस तीनों में सबसे गरीब कौन है, बताइए आप। निश्चित रूप से शाहरुख खान का आप नाम लीजिएगा। देखिए शाहरुख खान गरीब नहीं है, लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो अंबानी जहां एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, एलोन मस्क भैया हमारे पूरे पृथ्वी का सबसे अमीर शख्स है, शाहरुख खान भी कम नहीं है। लेकिन शाहरुख खान के पास भी इतनी हैसियत है कि यह चाहे तो 10-20 गांव खरीद सकते हैं, क्या है कि नहीं। लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो शाहरुख खान क्या है, सबसे गरीब है, ठीक है ना। चलिए, यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन अगला ये भी आ सकता है कि स्थलीय समीर कब बहता है या कब बहती है। तो स्थलीय समीर कब बहेगा से जान लीजिए। रात में क्या होगा, स्थल ठंडा हो जाएगा। रात में स्थल क्या हो जाएगा, रात के वक्त में क्या हो जाएगा, स्थल ठंडा हो जाएगा। समुद्र का पानी जस का तस रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है। मानते हैं कि दिन में भी यह गर्म होगा, ठीक है ना। तो गर्मी की वजह से क्या होगा, मतलब कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ये जस का तस रहेगा। लेकिन रात में इसके मुकाबले यह जगह क्या होगा, स्थल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसकी दोनों की अगर तुलना किया जाए तो स्थल क्या होगा, रात में, कहने का मतलब है कि 12 बजे के बाद, यानी कि सुबह में जो ठंडी ठंडी हवाएं हम लोग महसूस करते हैं ना, मौसम ओस वगैरह भी गिरना शुरू हो जाता है, तो रात के वक्त क्या हो जाएगा, स्थल ठंडा हो जाएगा। लगभग ऐसा 12 बजे के बाद ही संभव है। इस एरिया से, मतलब इस जगह से क्या होगा, यह जगह ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा हो जाएगा तो यह तो गर्म रहेगा ना। तो यह गर्म रहेगा तो यहाँ पर हवा यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ आएगा, आप ही लोग बताइए। यह गर्म है, यह ठंडा है, तो हवा इधर से चलेगी, यानी कि स्थलीय समीर कब चलेगी, तो रात के वक्त चलेगी। और समुद्री समीर कब चलेगी, तो समुद्री समीर दिन में चलेगी। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। कहने का मतलब वायुमंडलीय हवा जो है ना वो पृथ्वी पर है, क्यों है। देखिए हवा जो है ना, क्या है, वह फ्री है, वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि हवा जो है वह पृथ्वी पर है, पृथ्वी को छोड़ के भाग उग नहीं रही है। क्या हवा को किसने रोका है, तो हवा को ग्रेविटी, मौसी जो हमारी है, धरती मेरी माँ है। अगर कहा जाए धरती मेरी माँ है, ठीक है ना, तो ग्रेविटी कौन है, तो जितना प्यार पृथ्वी धरती माँ हमको करती है उतना ही प्यार ग्रेविटी मौसी भी हमको करती है। इसीलिए देखते हैं ना, हम लोग छत पर से कूदते हैं चांद पे जाने के लिए, लेकिन ग्रेविटी मौसी क्या करती, कहती आओ बेटा आओ, मेरे पास आओ, हम तुमको खीर और पूरी खिलाएंगे, ठीक है ना। हम लोग कितना भी ऊंचाई से भागने की कोशिश करेंगे, ग्रेविटी मौसी क्या करेगी, कहेगी कि बेटा तू हमारा रेंज में है तो हम थोड़ा घींचिए लेंगे, ठीक है ना। अगर अंतरिक्ष में चले जाए तो बात अलग है, तब मौसी को पता नहीं चलेगा, मौसी हमको ज्यादा प्यार नहीं दिखा पाएगी, ठीक है ना। तो ये ग्रेविटी मौसी के वजह से ही वायुमंडल में जितने भी हवाएं हैं उसको ऊपर नहीं भागने देती है, ठीक है ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, ठीक है ना। बाकी ये सभी गलत है, ये सब पृथ्वी के घूर्णन से नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है। व्यापारिक पवने जो है ना, अभी हम समझाए हैं, बहुत दो ठो क्वेश्चन था, बहुत टाइम लिया है। व्यापारिक पवने जो है ये, इसकी जो परिघटना है यह किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है। कहने का मतलब कि व्यापारिक पवनों की जो परिघटना है वह किस कारणों से होती है। उष्मा चालन से नहीं होता है, उष्मा का विकिरण नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं तो है। हमारा आंसर हो जाएगा उष्मा का संवहन। संवहन का मतलब जानते हैं, जैसे मान लीजिए किसी आप
कागज के कटोरी में पानी को रखते हैं, ठीक है ना, और उसको नीचे से गर्म करते हैं, तो क्या होता है, ठंडा पानी कहाँ चला जाता है, नीचे आ जाता है, गर्म पानी का जगह लेने के लिए, है कि नहीं। व्यापारिक पबने में भी तो ऐसे ही होती थी ना, गर्म जगह पर से क्या होता था, हवा गर्म होकर के ऊपर भाग जाता था, तो उसका जगह लेने के लिए ठंडी हवाएं आ जाती थी, है कि नहीं। तो इसमें होता है क्या, संवहन होता है, ठीक है ना, क्या होता है, संवहन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापारिक पबन, ये हो गया। क्वेश्चन है, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है, फ्रंटल वर्षा, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है, संवहनी धारा द्वारा, जी नहीं, समुद्री हवा नहीं, चक्रवाती गतिविधि, चलिए आंसर ये होगा चक्रवातीय गति, पर्वतों की वास्तविक जल का संघनन नहीं। देखिए फ्रंटल वर्षा जो है ना, यह चक्रवातीय गतिविधि का हिस्सा है, चक्रवातीय जब घटना होती है उसमें जो वर्षा होता है उसको हम लोग फ्रंटल वर्षा कहते हैं। चक्रवात समझते हैं, चक्रवात वो बहुत बड़ा होता है, आपको सैटेलाइट से ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, इस तरह से इसको क्या किया जाता है, इसको बताया जाता है, ठीक है ना, उड़ीसा वगैरह में यह ज्यादा आता है, ठीक है ना। चलिए टोर्नेडो है एक अति उच्च दाब का केंद्र, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एक अति निम्न दाब का केंद्र, ग ऑप्शन है कि एक अति उच्च समुद्री लहर, घ है एक भूमंडलीय पवन, क्या है। सबसे पहले हम लोग टोर्नेडो के बारे में जानते हैं, टोर्नेडो होता क्या है। टोर्नेडो जो है यह एक प्रकार के मतलब हवा, यह एक क्या है, अति उच्च दाब की क्या है, एक हवाएं है, इसको आप लोग देखे होइएगा, ये इस टाइप से होता है। हम लोग गांव में उसको अलग अलग नामों से जानते हैं, बिंडोबा वगैरह भी बोला जाता है, या इस तरह से होता है, ठीक है ना, ऐसा ही होता है, खूब बड़ा में ऊपर तक, ये अमेरिका वगैरह में ज्यादा होता है, ठीक है ना, नीचे एकदम सूर्य के जैसे लटकाए रहता है, ऐसा लगता है कि सारा पानी ऊपर खींच रहा है, ऊपर में एकदम बादल फैला होता है, क्या इस तरह से होता है, नीचे ये चलता भी जाता है एकदम, मतलब ये पूरा एक साथ चलता है, और इतना तेज हवा का यहाँ पे दबाव होता है और इतना तेज घूमता है कि अगर इसके बीच में अगर गाड़ी उड़ी, अगर कोई भी गाड़ी आ जाए, चार चक्का मोटर या दो पहिया, उसको तो एकदम मतलब हवा, क्या बोलते हैं उसको बच्चे लोग, जो कागज का रॉकेट वगैरह बना करके फेंकते हैं ना, उस तरह से उड़ा देता है, मतलब घर उड़ भी जो होता है ना उसको भी एकदम क्या करता है, नेस्तनाबूद कर देता है, बहुत शक्तिशाली होता है ये। अमेरिका में खास करके ये ज्यादा मतलब क्या होता है, यह निकलता है, पाया जाता है, ठीक है। तो ये टोर्नेडो होता क्या है, तो एक उच्च दाब का केंद्र होता है, इसके केंद्र में क्या होता है, अति उच्च दाब होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डोल ड्रम क्या है, देखिए क्वेश्चन आ गया, हमने एक कॉन्सेप्ट दिया था और उस पर कितने सारे क्वेश्चन है। डोल ड्रम क्या है, तो विषुवत रेखा पर 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे का जो एरिया होता है, क्या 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, इस एरिया को क्या कहते हैं, डोल ड्रम कहते हैं। और यहां पर क्या होता है, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया भूमध्य रेखा, इसके आसपास, तो आसपास 10 ऊपर 10 नीचे, क्या हो 10 ऊपर और 10 नीचे क्या होगा, यहाँ की तो हवाएं गर्म होगी और गर्म होके ऊपर उठ जाएगी, तो जब हवा यहाँ से उठिए जाएगी तो यहाँ पे दाब क्या हुआ, उच्च या निम्न, तो गर्म हवा होके अगर ऊपर उठ जाएगा तो दाब हो जाएगा निम्न, और ठंडी प्रदेश होगी, अगर वहां पे ठंडी मौसम रहेगी तो वहां का दाब हो जाएगा ज्यादा। इसलिए देखते होइएगा बीपी के पेशेंट को क्या कहता है, ठंडा में कहता है बच के रहने के लिए, सतर्क होकर रहने के लिए, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, और ये लोग दवाई उवाई भी खाते ही रहते हैं, अंदर से भी प्रेशर मारता रहता है, इसलिए डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं कि ठंडा में बाबू थोड़ा टहलना वगैरह कम कीजिए, अगर ज्यादा जीना है तो, नहीं तो फिट मार देगा, मर जाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन था डोल ड्रम क्या है, तो डोल ड्रम क्या है, भूमध्य रेखा के आसपास क्या है, 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे के बीच का एरिया, यहाँ के दबाव क्या होता है, काफी लो होता है, काफी बहुत ही ज्यादा कम होता है, ये ऑप्शन होगा नहीं, शांत समुद्र वाला क्षेत्र,
कह सकते थे, लेकिन जब ये है ऑप्शन में तो बाकी को क्या देखना। व्यापारिक पवने तो होंगे नहीं, क्योंकि यह 30 डिग्री के भीतर तक, यानी कि 10 से लेकर 30 डिग्री के भीतर, और उसके ऊपर 30 से 60 पछुआ जाता है। पछुआ पवने चलते हैं क्या, ऊपर में और नीचे में, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं है, क्यों नहीं बरसते हैं भाई। रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं है। वायु उच्च वायु वेग के कारण, निम्न ताप के कारण, अल्प वायु वेग के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में एक बार करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पूरा वीडियो देख पाते हैं या नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूं। क्वेश्चन है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में कौन, देखिए एक मिनट इधर, अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं। हवा की द्रुत गति, कम दबाव, कम तापमान, कम आर्द्रता, ये हो गया स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है। और रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं है, उच्च वायु वेग के कारण, निम्न ताप, ये हो गया ठेठी, मतलब देहाती लैंग्वेज में, एकदम सिंपल में, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पूरा प्रॉपर वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। चलिए ये ना हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। आपको पता है झील एक वैसी स्थलाकृति जहां का पानी बहुत सालों से कहीं गया नहीं हो, यानी कि वहीं का वहीं हो, जस का तस हो। उस मतलब उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग झील कहते हैं। झील किसे कहते हैं, एक ऐसी जगह जहां का पानी बहुत साल से क्या है, कहीं गया नहीं है, उसे हम लोग झील कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वह ऑफकोर्स कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। देखिए सागर से मत जाइएगा कि यह जो है इस सागर है, समुंदर है। समुंदर वैसे चार, समुंदर तब 70-75 गो है, फिल्म सब में होता है 7 समुंदर पार में तेरी समुंदर 7 गो होता है, वो सब नहीं होता है। चूंकि सागर, काला सागर, लेप्टक सागर, बाल्टिक सागर, हडसन की खाड़ी, अमंडसन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, तो अब ये बोल दिए 10 गो, अभी से बहुत ज्यादा है, 60 गो है। ये सब तो ऊपर वाला बोले सिर्फ अटलांटिक वाला सिर्फ बोले हैं, बहुत सागर है, ठीक है। कैस्पियन सागर चूंकि यह झील है और यह इतना बड़ा है कि इसको सागर नाम रख दिया गया है, वैसे यह समुंदर नहीं है। समुंदर की एक खास बात यह है कि दुनिया में जितने भी समुंदर है उस सभी के पानी क्या है, एक दूसरे से टच करते हैं, यानी कि सभी के पानी एक दूसरे से मिलते हैं। और पानी की भी एक खास बात है कि जैसे एक पानी दूसरे पानी से मिलेगा ना, तो वो तुरंत क्या होगा, अपने आप को लेवल कर लेगा। लेवल मतलब बराबर। अगर मान लीजिए 2 ठो खेत है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा पानी है, इस खेत को थोड़ा सा हटा दीजिए, और इसमें कम पानी है, और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, एक आरी चीर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, इसका सारा पानी डगर के इसके बराबर में आ जाएगा। इधर से पानी नीचे उतरेगा, यानी कि इधर का पानी बढ़ेगा और इधर का पानी घटेगा, और जब दोनों का पानी सेम हो जाएगा तो रुक जाएगा। पानी की यह खास बात है, ये क्या रहता है, हमेशा बराबर में रहता है, ठीक है ना। तो दुनिया के जितने भी सागर है वो क्या है, सभी आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, इसीलिए सभी पानी का ऊंचाई एक समान, इसीलिए हम लोग कोई भी चीज की ऊंचाई समुद्र तल से नापते हैं, ठीक है। ये तो हो गई समुद्र की बातें। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है। तो सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। अगर सबसे गहरी झील की बात किया जाए तो सबसे, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व की कौन सी है, मतलब विश्व की जो सबसे ज्यादा गहराई पर स्थित झील। देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चन होंगे, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। एक बोलता है कि विश्व की सबसे गहरी झील अब सबसे
गहराई में स्थित झील। दोस्तों दोनों है ना। अब इसमें फर्क क्या है ये जान लीजिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, यानी कि झील जिसकी गहराई सबसे ज्यादा है। तो यह हो गया बैकाल झील, ठीक है ना। यह रूस में है और इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, 1600 मीटर है इसकी गहराई, ठीक है। 1600 मीटर या 1600 फीट, मात्रक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन इतना है 1600 समथिंग है बैकाल झील की गहराई। मृत सागर यह सबसे गहराई पर स्थित झील है। मृत सागर कहाँ है? यह इजराइल में स्थित है और यह सबसे गहराई पर स्थित झील है। अब इस दोनों में फर्क समझिए। जैसे देखिए, एक बाल्टी, ठीक है ना, ठीक है, इसमें सबसे गहरी हो गई, ठीक है ना। और एक और बाल्टी हम बनाते हैं, ठीक है ना। ये भी एक बाल्टी है। देखिए ये हो गया जमीन का स्तर। तो यह बाल्टी यहाँ पे रखा हुआ है और यह गहराई भी इसमें काफी ज्यादा है। लेकिन यह बाल्टी जो है ना, यह पहले से गहराई में है ही। ये यह स्थल जो है, यह स्थल ऐसे भी तो हो सकता है ना। यह स्थल ऐसे कि स्थल सभी जगह एक समान तो नहीं है ना। तो यह स्थल इस, ठीक है, और यह जगह क्या है, गहराई में है। तो यह ये कहाँ है? यह गहराई पे पहले से स्थित है और यह गहरा है। इस दोनों, इसके बीच की अगर गहराई को नापिएगा तो यह जगह होगा, और यह क्या है, पहले से गहराई पर स्थित है। तो यह हो गया मृत सागर, इसको मान लीजिए। ये भी बहुत बड़ा है, इसका नाम सागर, हालांकि यह भी क्या है, झील ही है। यह हो गया मृत सागर और इसको आप लोग बैकाल झील मान लीजिए, ठीक है। तो कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैकाल झील। और सबसे गहराई पर स्थित झील, तो इसका आंसर हो जाएगा मृत सागर, ठीक है। आशा करते हैं आप इस दोनों कंफ्यूजन को अच्छा से समझे होंगे। यह क्वेश्चन भी आएगा आगे, ठीक है। इसको हम पहले ही क्या किए हैं, क्लियर कर दिए। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? ऑप्शन है आर्मेनिया, ऑप्शन बी है अजरबैजान, ग ऑप्शन है यानी कि हाँ वही तीसरा नंबर पर जो है कजाकिस्तान, और ख नंबर पर है तुर्कमेनिस्तान। तो हमको बताना है, यानी कि वो पता लगाना है कि इस सभी में से कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर से क्या करता है, सीमा नहीं लगाता है। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग मोटा मोटी क्या करते हैं, कैस्पियन सागर का एक हम क्या किए हैं, एक मतलब कैस्पियन सागर को हम ड्रॉ करने का कोशिश किया। मान लीजिए इस तरह से कुछ कैस्पियन सागर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो देश मिलेगा, ठीक है ना, यह मिलेगा आपको अजरबैजान, ठीक है। यह देश मिलेगा आपको अजरबैजान, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा आर्मेनिया, बहुत फाइट हुआ था दोनों के बीच में, पता ही होगा आप लोगों को। यहाँ पर आपको मिलेगा ईरान, यहाँ पे आपको ईरान मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मिल जाएगा तुर्कमेनिस्तान मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा कजाकिस्तान, ठीक है। और ऊपर से क्या है, ऊपर से पूरा रूस। रूस तो देखे ही है कितना बड़ा है, लगभग पृथ्वी पर सभी दिशाओं में रूस ऊपर से फैला हुआ है। तो इस एरिया को, मतलब ये हो गया हमारा कैस्पियन सागर, ठीक है। ये हमारा हो गया कैस्पियन सागर, झील है यह। तो इसको ऊपर से क्या किया हुआ है, रूस कवर करे हुआ है, ठीक है। इधर से रूस कवर किया हुआ है। आपको मिलेगा कौन सा देश है, अभी रूस किसको धो रहा है, यूक्रेन, हाँ मिल जाएगा। यहाँ पे आर्मेनिया आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैस्पियन सागर का हम लगभग मोटा मोटी एक क्या किए हैं, डायग्राम बना दिए हैं। अब आप बताइए यहाँ पे आर्मेनिया आपको दिख रहा है क्या?
आर्मेनिया यहाँ पे है ही नहीं, आर्मेनिया साइड में है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेनिया हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, चूंकि कैस्पियन सागर को अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस भी ऊपर से कवर किया है और ईरान भी कवर किया, चारों तरफ से इसके साथ सीमा बना लेता है। सीमा कौन नहीं बना पाता है सिर्फ, तो आर्मेनिया नहीं बना पाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील है जो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का है, जो तंजानिया जो क्या करता है, तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील। बड़ा फेमस झील है विक्टोरिया झील। कहाँ है, यह अफ्रीकी महादेश में है। और यहाँ पर वैसे इसमें सवाल पूछा गया है कि तंजानिया और युगांडा, लेकिन ये विक्टोरिया झील जो है युगांडा और केनिया, ये तीन देशों के साथ क्या करती है, अपना सीमा साझा करती है, ठीक है। तंजानिया, युगांडा और केनिया, इन तीन देशों के साथ अपना सीमा साझा करती है, ठीक है ना। चाड, मलावी, ये सब, मलावी क्या है, फुल्ली लैंडलॉक कंट्री है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सी है जो भूबद्ध है। देखिए क्वेश्चन एक क्वेश्चन आएगा, भूमध्य सागर, ठीक है, और एक है भूबद्ध। ये दोनों में अंतर है दोस्तों। ये भूमध्य सागर जो है यह एक सागर ही है, जो बाकी जितने भी सागर है वो सभी सागर से क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो ये तो भूमध्य मानी कि भूमि के मध्य में ये है, लेकिन कनेक्ट कर जाती है। नीचे अफ्रीकी महादेश है, ऊपर से पूरा यूरोप इसको घेरे हुआ है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है भूबद्ध, जो चारों तरफ से जमीन से क्या है, घिरा हुआ है। और ऐसे सागर, ठीक है ना, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो, मतलब उसका पानी कहीं गया ही नहीं हो आज तक, तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, झील भी तो कहते हैं। और झील कुछ कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सागर का नाम रख देते हैं क्या। तो लाल सागर नहीं होगा, ये तो प्रॉपर समुद्री है। तिमोर सागर भी नहीं होगा, उत्तरी सागर भी नहीं होगा, ये हो जाएगा अड़ल सागर, ठीक है ना। ये अड़ल सागर क्या है, एक झील ही है। और यह कैसा झील है, चारों तरफ से मतलब घिरा हुआ है, ठीक है ना। चलिए झीलों, अगला क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन, झीले के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। झील को हम लोग लेक बोलते हैं, लिम्नोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हिंदी टू इंग्लिश कर लेने में भी आंसर मिल जाता है। लिम्नोलॉजी हो गया। पोटोमोलॉजी, हाइड्रोलॉजी में हम लोग जल का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोलॉजी में हम लोग जल का अध्ययन करते हैं। लिमोलॉजी में, लिम्नोलॉजी में हम लोग झीलों का अध्ययन करते हैं। और टोपोलॉजी, पोटोलॉजी, टोपोलॉजी में हम लोग टोपोलॉजी में कंफर्म नहीं है, लेकिन खैर छोड़िए, जो कंफर्म बताना ही नहीं क्या। तरंग से संबंधित इसका होता है, और इसका फुल कंफर्म नहीं, इसलिए छोड़िए। आप लोग यूट्यूब से एक बार या गूगल पे आप लोग चेक कर लीजिएगा पोटोलॉजी क्या कहलाता है। इसके बारे में तो हमको पता है, हाइड्रोलॉजी जल से संबंधित है क्या। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। देखिए आ गया वो क्वेश्चन, मृत सागर सबसे गहराई पर स्थित है। ये वही क्वेश्चन था जिसके बारे में हम लोग थोड़ा देर पहले चर्चा किया। मृत सागर क्या है, यह पृथ्वी के सबसे गहरा स्थल पर स्थित है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ा है। काला सागर एक अलग सागर ही है। एरिजन सागर ये भी सागर ही है। सागर क्या है, यह सबसे गहराई पर स्थित है। और उसके साथ ही सबसे ज्यादा घनत्व की अगर बात करें
यानी कि किस झील का घनत्व सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा मृत सागर। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। कैस्पियन सागर क्या है, यह सबसे बड़ा सागर है। सबसे गहरा सागर की बात करें तो बैकाल सागर। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन भी आएगा, खारे पानी का सबसे बड़ा सागर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा खारा पानी जो है वह किस झील का है। क्वेश्चन ये भी आएगा कि सबसे ज्यादा खारा पानी वह किस झील का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वान झील, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा ये वान झील कहाँ है। ये झील टर्की में है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों यह जो झील है यह यूएसए में है, ठीक है। यह झील कहाँ है, यूएसए में है। अंगुली नुमा टाइप का यह झील है, इसको आप लोग यूएसए में जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसको हम क्या बताएं, इसको सीधा याद रख लेंगे। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है वह कौन है, क्षेत्रफल और आयतन। देखिए अरल सागर क्या है, तो भूमध्य सागर है। ऑप्शन में कैस्पियन सागर रहता ना, इससे पहले जो 2-3 पहले क्वेश्चन जो था कि भूमध्य सागर, अगर कैस्पियन सागर रहता तो हम लोग क्या करते, कैस्पियन को भी लगा देते, लेकिन कैस्पियन था नहीं, अरल था तो अरल को ही लगाए, ठीक है। कहता है क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है, तो यह आंसर हो जाएगा बैकाल झील का, ठीक है ना। बैकाल झील सबसे गहरा है, ठीक है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात और आयतन की यानी कि पानी धारण करने की क्षमता देखा जाए, वैसे तो सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर है, लेकिन बैकाल झील गहराई में ज्यादा है ना। अगर पानी का आयतन की अगर आप बात कीजिएगा तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, क्या उस मामले में क्या करेगा, बैकाल झील आगे चला जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तब आज हम लोग पवन झील और और पवन के पेटियों के बारे में अच्छा से डिस्कशन किए हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही और अच्छे वीडियो के लिए बने रहिए। नमस्कार।